इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुरुआत करते हैं। आज के कुरुक्षेत्र की दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं संबित पात्रा जी। संबित जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं सुष्मिता देव जी, जो कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष में हैं। सुष्मिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमने दर्शकों को बताया, आज बहुत सियासी हलचल का दिन है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर। और उत्तर प्रदेश की सारा सियासी एक्शन दिल्ली में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की थोड़ी देर पहले गृह मंत्री से मुलाकात खत्म हुई है। कल वो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, पार्टी अध्यक्ष से भी मिलेंगे। चर्चाएं ये हैं संबित पात्रा जी कि ये अब जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो रहा है, ये मुलाकात है या पेशी है? क्योंकि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। लखनऊ में बहुत बैठकें हुई थी, कहा जा रहा था सब कुछ ठीक नहीं है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। देखिए सौरभ जी, आपने पेशी शब्द का इस्तेमाल किया। पेशी केवल दरबार में होता है। पेशी कभी भी जहां तक परिवार का हिस्सा है, परिवार में पेशी कभी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में हम मानते हैं कि परिवार ही पार्टी है, और ठीक उसके विपरीत कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। इन दोनों में फर्क होता है। हमारे यहाँ पार्टी ही परिवार है, तो इसलिए हमारे यहाँ पेशी नहीं होती है। और स्वाभाविक है, चुनाव का एक माहौल है। चुनाव 6 महीने बाद चुनाव देखने को मिलेगा 5 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में हैं, दिल्ली में अपने पार्टी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलने की बात आपने कही है, उनसे मिल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तैयारी करना कोई डिमेरिट नहीं है, तैयारी नहीं करना डिमेरिट है। मैं तो बड़े आश्चर्य के साथ कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी इतने प्रश्न पूछ रही है, वो तैयारी क्यों नहीं करते हैं? ना उनकी तैयारी होती है, और उल्टा ये होता है कि जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछते हैं। तो मुझे तो इस विषय में कोई बुराई नजर नहीं आता है कि अगर मुख्यमंत्री जी अपने पार्टी के नेताओं से और अपने नेतृत्व से मिल रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, और कहीं ना कहीं भविष्य में किस रणनीति के साथ हम रणक्षेत्र में उतरेंगे, इस विषय को दिखाता है। इसकी एक पृष्ठभूमि है संबित, जो मुझसे बेहतर आप समझते हैं, और आप तमाम तरीके की खबरों से अवगत रहते हैं। बहुत सारे कयास लगाए ये जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले क्या कहीं चेहरा बदला जा सकता है, क्या पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, क्या कोई नया उप मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सारी बातें थी, आपने भी सुनी होंगी। आप कह रहे हैं उन सबका इन मुलाकातों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए सौरभ जी, कयास और जो जमीनी हकीकत होता है उनमें बहुत फर्क होता है। आप खुद याद करिए कि 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने थे, उससे पहले न जाने कितनी प्रकार की बातें यहां आई थी, कितनी प्रकार की बातें, कितने र्यूमर्स उड़े थे, किस प्रकार से ये विषय सामने रखा गया था कि ये तो संभव ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री बने और अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बने, जिस प्रकार का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। 2019 में भी जब हम चुनाव में गए थे, उस समय भी बहुत सारे कयास लगाए गए थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे चुनाव लड़ेगी, या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, इसलिए बहुत सारी पार्टियों को लेकर एक गठबंधन के रूप में, बहुत बड़े गठबंधन के रूप में रखेगी, क्या वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी। ये सब कयास होते रहते हैं, स्वाभाविक है, एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत सारे कयास होंगे। उत्तर प्रदेश में भी पिछले चुनाव में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा। किसी ने नहीं सोचा था योगी जी होंगे, योगी जी मुख्यमंत्री बने। उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था 325 सीटें मिलेंगी, वो अभी हुआ। तो अभी आपने आसाम के चुनावों को भी देखा, नतीजों के बाद तो 2 दिन तक कोई हमें सोने भी नहीं दे रहा था कि बताओ जी कौन मुख्यमंत्री होगा, अब क्या हो जाएगा, पार्टी में क्या टूट हो जाएगी। देखिए कितने सही तरीके से पार्टी ने निर्णय भी लिया, और किस प्रकार से। सुष्मिता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास पात्रा साहब, लेकिन आपने आसाम का उदाहरण यूपी के संदर्भ में देकर के इसको और दिलचस्प बना दिया है। असम में जो हुआ वो सबने देखा है, क्या वो यूपी में होगा? नहीं, कहने का तात्पर्य है कयासों के आधार पर पार्टियां नहीं चलती। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पार्टी में बिल्कुल मिलकर निर्णय होते हैं। और देखिए, ये इलेक्शन का समय है, किसको टिकट मिलना है, किस प्रकार से टिकट मिलना है, किस प्रकार से ये घोषणाएं होनी है, क्या रणनीति पार्टी की रहेगी, क्या ये सब चीजें चर्चा का नहीं है? अच्छा, देखिए, आज आपको समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी में अमूमन ये चर्चाएं नहीं होती है। और चूंकि मेरी बहन सुष्मिता देव जी यहाँ आसाम से आती है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हेमंत बिश्व शर्मा 1.5 वर्षों तक, जिस समय वो कांग्रेस के सदस्य थे, 1.5 वर्षों तक वो गुहार लगाते रहे कि मुझे आप राहुल जी से मिलने का वक्त दीजिए, मुझे राहुल जी से मिलने का वक्त दीजिए। वक्त नहीं मिला, वक्त हाथ से फिसल गया, वक्त हाथ से चला गया। ये हमारी पार्टी में नहीं होता है। हमारे नेता हमारे नेतृत्व से तुरंत मिलते हैं
और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किस मतलब प्रकार आप से कह रहे हैं कौन सी कि रणनीति के साथ हम यूपी जमीन में पर- आपकी पार्टी में कोई संकट नहीं है, दिल्ली लखनऊ के बीच दूरियों की बात सरासर गलत है। आप कोई अपने दूरी नहीं चुनावों है, की कोई आपने संकट तैयारी नहीं है। आप अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, उसी का यह हिस्सा है। बिल्कुल। सुष्मिता जी, मैं पहले यूपी की बात करना चाहता हूं। संबित जी ने जो कहा है या उससे आप सहमत तो नहीं होंगी, लेकिन इसके पीछे क्या देखती हैं? देखिए, सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अजय बिष्ट जी को कितनी बारी दिल्ली बुलाया गया मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ, वो आए नहीं। और ये हाल हो गया कि प्रधानमंत्री की तस्वीर को भी उत्तर प्रदेश के अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उससे मोदी जी का जो छवि उसको उड़ा दिया गया। ये बात हम सब जानते हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के और अजय बिष्ट जी माननीय मुख्यमंत्री, उनके बीच में क्या चल रहा है ये भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप जरूर चुनाव की तैयारी करना चाहिए, पर फैक्ट इज कि घर के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो अब जनता के सामने है। 100 एमएलए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके शासन के खिलाफ बोल रहे हैं। यही सच्चाई है उत्तर प्रदेश में। और परिवार की बात जब संबित पात्रा जी करते हैं, आपके संघ परिवार में सिर्फ देशद्रोह का इतिहास है, इसलिए आप कांग्रेस पार्टी के नेतागण किसी भी परिवार के उनका इतिहास और संघ परिवार, जिस परिवार के इशारों पे आप लोग उठते और बैठते हैं, उसका गंदा जो इतिहास है उसको मत भूलिए। मैं ये सवाल कई बार कांग्रेस प्रवक्ताओं से पूछना चाहता था, मैं उसका जवाब आज पूछ ही लूं आपसे। बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस नाम से वो जाने जाते हैं आज, योगी आदित्यनाथ, उससे क्यों नहीं बुलाते हैं? क्यों उनका पुराना नाम, उनके इस पंथ में आने से पहले का नाम अजय सिंह बिष्ट, वो आप लोग उससे उनको बुलाते हैं? सुष्मिता जी, सीधी सी बात है, जिनका नाम जो है उसी नाम से हम बुलाते हैं। अजय बिष्ट जी ने कहीं इनकार किया क्या? उनका नाम अजय बिष्ट है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस ऑर्डर के तहत अजय बिष्ट जी को बैन किया गया था, उसमें भी अजय बिष्ट का नाम लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा पूरी दुनिया उनको योगी आदित्यनाथ ही बुलाती है, लेकिन कांग्रेस का कोई आदमी उनको इस नाम से नहीं बुलाना चाहता। आप पूरी दुनिया क्या बुलाती है मुझे नहीं पता, जो उनका नाम है हम उनको उनके नाम से बुला रहे हैं। नाम पर उनको शर्म क्यों आनी चाहिए? नाम तो नाम होता है, माता पिता आपको आपका नाम देते हैं। नहीं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि उन्हें कोई आपत्ति है, लेकिन ये मेरा सवाल था, चलिए ठीक है, आपने इसका जवाब दे दिया। अब जो आपने बात कही थी उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के, संबित पात्रा उस पर रिस्पॉन्ड करें। विधायक नाखुश हैं, मंत्री नाखुश हैं, आपके प्रभारी जाते हैं वहां पर दिनों तक बैठकें करते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, उप मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, आपके बीएल संतोष जी को जाना पड़ता है, संगठन महामंत्री को, तो सब कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। देखिए सौरभ जी, हमारे विधायक नाराज हैं और योगी आदित्यनाथ जी को मोदी जी फोन करके बुलाते हैं और योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली नहीं आते हैं। ये सब एंटोनियो माइनो जी को कैसे पता है? कैसे पता है, मैं जानना चाहूंगा। क्या प्रधानमंत्री जी ने एंटोनियो माइनो जी को ये बताया या फिर योगी जी ने एंटोनियो माइनो जी को ये बताया? किसी ने नहीं बताया। ये बैठ के अपने घर में अटकलें लगाते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको भी सोनिया गांधी कहना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाम में क्या रखा है? माता पिता ने नाम दिया है एंटोनियो माइनो इतने प्यार से, जैसे अजय बिष्ट नाम दिया है माता पिता ने इतने प्यार से, तो एंटोनियो माइनो भी तो बड़े प्यार से ही नाम दिया है ना। तो इसमें क्या बुराई है? एंटोनियो माइनो तो अच्छा नाम है, सुंदर सा नाम है, इसमें क्या बुराई है? मुझे नहीं लगता सुष्मिता जी इसका बुरा मानती है। माता पिता ने ही नाम दिया है, तो मैं आप उनको एंटोनियो माइनो ही बुलाऊंगा, क्योंकि माता पिता का नाम सर्वोपरि होता है। तो आप बताइए, ये सारी चीजें एंटोनियो माइनो जी को किसने बताया? मोदी जी ने बताया या फिर योगी जी ने बताया? देखिए, इनके पास, मुझे तो आश्चर्य होता है, जितिन प्रसाद जी कल इनकी पार्टी को छोड़ के आ जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उससे पहले छोड़ के आ गए हैं। बीच में तो हमारी बहन सुष्मिता देव जी का भी नाम चल रहा था कि शायद वो भी छोड़ने वाली है, ट्विटर हैंडल से उन्होंने महिला अध्यक्ष का नाम हटा दिया था। खैर, ये व्यक्तिगत हो जाएगा, उनकी इच्छा है, वो अच्छी नेत्री है, मैं उनके लिए हमेशा शुभकामना ही करूंगा। किंतु मैं जानना चाहता हूं, आप अपने घर को ठीक क्यों नहीं रखते हैं?
आप हमेशा ये क्यों देख रहे हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है? आप मुझे बताइए कौन से राज्य को लेकर आपने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे अंदर में बहुत सारी कलह मची हुई है, अंदर में कुछ भी ठीक नहीं? कौन से राज्य को लेकर नहीं कहा? उत्तर प्रदेश को लेकर कहा आपने। भारतवर्ष में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय कहा कि मोदी जी को तो लोग बनने ही नहीं देंगे क्योंकि मोदी जी को हमारे नेता पसंद नहीं करते। ये सब तो आप लोगों ने बताया था। आज आप देखिए किस प्रकार से मोदी जी भारत की सेवा कर रहे हैं। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, आप एक अच्छी प्रवक्ता हैं, आप भी बातों को समझती हैं। आपने परिवार, जिस गांधी परिवार के बारे में मैंने बात की, उसकी कंपैरिजन आपने संघ परिवार से किया है। देखिए, संघ परिवार और एक व्यक्ति के परिवार में फर्क होता है। संघ परिवार का कोई टाइटल नहीं होता है, उसका जो टाइटल होता है वो राष्ट्रवाद का टाइटल होता है। संघ परिवार में व्यक्ति अपने नाम और अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है। आप नहीं जानती सुष्मिता जी, मैं गया हूं उनके जहां वो रहते हैं, ये लोग अपने घर को त्याग करके आके, आप जानते हैं मोहन भागवत जी जो हमारे संघ के हेड हैं, वो अपने कपड़े खुद धोते हैं। वो अपना जो खाना लेने जाते हैं, थाली पकड़ के लाइन में खड़े होते हैं, आते हैं खाना लेके अपनी थाली को खुद धोते हैं। ये हंसने या नहीं, एक सेकंड जरा रुकिए। इस परिवार को आप कंपेयर कर रहे हैं गांधी परिवार के साथ, जहां ये लोग 20-20 हजार 30-30 हजार का तो एक डिनर और लंच 5 स्टार होटल में कर लेते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। इसलिए फॉर गॉड से एक परिवार, व्यक्तिगत ब्लड लाइन का एक विचार परिवार के साथ कंपैरिजन करना कहीं ना कहीं मेंटल बैंक्रप्सी दर्शाता है। इस बात का जवाब देंगी सुष्मिता देव। और साथ ही इन्होंने जितिन प्रसाद का जिक्र किया। यूपी में इनकी सरकार में क्या चल रहा है, चलिए आपने उस पर नजर रखी हुई है। आपकी अपनी पार्टी में यूपी में क्या हो रहा था उसकी खबर किसी को नहीं थी कि जितिन प्रसाद जाना चाहते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जो प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनते हैं और आरएसएस के हेड अपने कपड़े धोते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। वो अपने कपड़े धोए, जो मर्जी धोए। पर साफ बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी हलचल है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और मूल बात यह है कि ये हलचल क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज अजय बिष्ट जी के शासन से खुश नहीं है। आपने देखा है पूरा देश का बदहाल नरेंद्र मोदी जी ने, है ना ऑक्सीजन है ना अस्पताल है, उनकी नैया रही है डूब। इसलिए इन सब हालातों को छुपाने के लिए इधर उधर की बातें हैं। अब आइए जितिन प्रसाद जी पर। जितिन प्रसाद जी को बीजेपी, कल उन्होंने जितिन प्रसाद जी को ज्वाइन कराया। उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, वो बीजेपी में गए। पर यह सवाल मैं जरूर करूंगी कि अगर वो जितिन प्रसाद जी को इतना बड़ा नेता मानते हैं तो मैं पूछना चाहती हूं कि जितिन प्रसाद जी को अगर नेता मानते हैं, नेता उनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ संबित पात्रा जी से कि जितिन प्रसाद जी जब लोकसभा का चुनाव हारे थे 2019 में, आपकी ही किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उनको हराया था। और उसी हारे हुए नेता को आज आप उत्तर प्रदेश में इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टी में बैंक्रप्सी है। आपके पार्टी में बैंक्रप्सी है, तभी आपको दूसरे दल के नेताओं को उधार पे ले जाना पड़ रहा है। अगर इतने सक्षम नेता आपके उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में है तो आप उसी पार्टी के नेता को अपने दल मैं इस बात का जवाब लूंगा संबित जी से, लेकिन आपने सुना होगा जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ने के बाद क्या कहा सुष्मिता जी? कांग्रेस पार्टी की बुराई करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तुलना की। जिसे चिपक के आप सुने, मैं आपकी बात का उत्तर लूंगा, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन आपको याद होगा जितिन प्रसाद जी ने कल क्या बोला था पार्टी ज्वाइन करते हुए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को व्यक्ति विशेष की पार्टी कहा और क्षेत्रीय दलों से, रीजनल पार्टी से तुलना की थी। देखिए, भारतवर्ष का नाम आजकल डिक्टेटरशिप में आता है और इसका सिर्फ एक कारण है, वो है नरेंद्र मोदी जी। ही इज अ फैसिस्ट, ही इज अ डिक्टेटर। इसलिए व्यक्ति विशेष पार्टी की बात जो जितिन प्रसाद कर रहे हैं, अब मोदी और शाह की जो गुलामी करनी, अब आप भारत के, मैं देखिए मैं ये चीज आपने बात बोली है, जो आपके शब्द हैं बड़े कठोर हैं, तो मैं उसको दोबारा ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं ताकि ये रहे सनद सबको कि आपने भारत के प्रधानमंत्री को, आप भारत के प्रधानमंत्री को फैसिस्ट कह रही हैं और डिक्टेटर कह रही है। ठीक है, बोलिए। बिल्कुल कह रही हूँ संबित पात्रा। चलिए, अब मैंने पूरा सुना। और देखिए सौरभ जी, मैं एक व्यक्तिगत कन्फेशन करना चाहता हूं।
मैं ये कन्फेशन करना चाहता हूं, कितना मुश्किल होता है ये सब सुन के शांत रहना और बिल्कुल मुस्कुराते रहना, जब कहा जाता है कि भारतवर्ष आज एक डिक्टेटोरियल कंट्री हो गया है और भारतवर्ष के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक फासिस्ट हैं और वो डिक्टेटर है। मैं आपको बताता हूं फासिस्ट और डिक्टेटर क्या होता है। सुष्मिता देव जी तो एक बड़ी नेत्री है कांग्रेस पार्टी की, संजय निरुपम भी उन्हीं के कद के नेता है और संजय निरुपम जी कांग्रेस दर्शन, कांग्रेस पार्टी की जो मुखपत्र है, कांग्रेस पार्टी का जो पत्रिका है उसका नाम है कांग्रेस दर्शन। आज से लगभग 6 साल पहले संजय निरुपम जी ने एक आर्टिकल लिखा था कांग्रेस दर्शन में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फासिज्म, और उसमें लिखा था कि एंटोनियो माइनो जी के पिताजी स्टेफेनो माइनो मुसोलिनी के लिए काम करते थे और एक फासिस्ट थे और काफी समय उन्होंने रशिया के जेल में बिताया क्योंकि उन्होंने कई लोगों के हत्या की साजिश की और फासिज्म को आगे बढ़ाया। दैट इज फासिज्म, कई लोगों की हत्या करना, मुसोलिनी जैसे व्यक्ति के साथ काम करना, कंधे से कंधे मिला करके डेमोक्रेसी की हत्या करना और इसके लिए जेल में समय बिताना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संजय निरुपम जी ने कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस दर्शन में लिखा है और ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, आप पढ़ सकते हैं। नाम फिर से रिपीट कर दूं, स्टीफेनो माइनो, जो कि एंटोनियो माइनो जी के आदरणीय पिताश्री हैं इटली में। दूसरी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जितिन प्रसाद जी को इन्होंने कहा कि नेता तो हमने जितिन प्रसाद जी को बनाया, आप क्यों जितिन प्रसाद को लेके यहां चले गए? नेता तो आपने भी हेमंत बिश्व शर्मा जी को बनाया था, मगर आगे किया क्या? जब हेमंत बिश्व शर्मा मिलने गए थे, क्योंकि आप आसाम के हैं, हेमंत बिश्व शर्मा मिलने गए थे राहुल गांधी से, राहुल गांधी पूरे समय पीडी के साथ व्यस्त थे, कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, अपने नेता के साथ बात करने के लिए उनके पास समय नहीं था। देखिए सौरभ जी, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू नेतृत्व। आपके पार्टी में नेतृत्व क्षमता क्या है? इन्होंने नैया की बात की, मैं तो बोल रहा हूं आज कांग्रेस की नैया है कहां? आप दूसरों की नैया क्यों देख रहे हैं? आपकी नैया भी नहीं है और नैया को तारने वाला खेवैया भी नहीं है, ना नैया ना खेवैया, मगर ये बैठ के दूसरे के नैया में कितनी छेद हो गई है, दूसरे के नैया में पता नहीं कौन सा पेंट उतर गया है, उसका खेवैया जो है वो टोपी नहीं पहना हुआ है, ये सारा बैठ के दूरबीन लगा के साइड से देख रहे हैं। ठीक है, मैं तो इनको रिक्वेस्ट करूंगा, रिपेयर योर बोट और पहले खेवैया तो लाओ। ऐसा पॉलिटिकल पार्टी मैंने विश्व में नहीं देखा है 1.5 वर्ष से जिसका वर्किंग अध्यक्ष ही नहीं हो। कमाल की ठीक बात है पात्रा जी। और फिर ये देख रहे योगी जी कहां जा रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं। अच्छा, हम यूपी पर थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन जो बात आपने कही उसका जवाब सुष्मिता जी दें। और केवल जितिन प्रसाद नहीं, सचिन पायलट वो तो अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू देकर के कह रहे हैं कि मेरी शिकायतों का निराकरण आज तक नहीं हुआ, 10 महीने हो गए मीटिंग बने हुए, वो अपने विधायकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है आर्टिकल में, अपने इंटरव्यू में, कि बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों के श्रम से, मेहनत से ये सत्ता मिली है, आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही। सचिन पायलट का ये इंटरव्यू क्या कहता है सुष्मिता जी? देखिए, सचिन पायलट जी ने जिस इंटरव्यू में जो भी कहा है, अगर उनको कोई ग्रीवियंस है वो कह सकते हैं। और अगर आप ग्रीवियंसेस की बात कर रहे हैं सौरभ जी, तो गुजरात में तो विजय रूपानी जी ने बीजेपी के अध्यक्ष के अगेंस्ट ग्रीवियंस कहा है। आज शिवराज चौहान जी मंगलवार को जो कैबिनेट मीटिंग रहा, अपने गृह मंत्री से लड़ पड़े। तो ग्रीवियंस तो दोनों तरफ है। पॉलिटिक्स में किसी भी व्यक्ति को ग्रीवियंस हो सकता है, वो अपने हाईकमान को कह सकता है, पर बीजेपी में की ग्रीवियंस की कोई कमी है क्या? आप सचिन पायलट को उदाहरण दे रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ सौरभ जी, आप गुजरात में एक डिबेट करिए ना, विजय रूपानी जी क्या कह रहे हैं? जब रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, बीजेपी की चीफ बांट रहे थे, रूपानी जी ने क्या कहा था? आज वसुंधरा राजे जी ने अपने नाम से किचन खोला, खाना खिला रही राजस्थान में, और बीजेपी के राजस्थान यूनिट ने अलग नाम से किचन खोला वसुंधरा जी को छोटा दिखाने के लिए। तो ग्रीवियंस तो पार्टी में दोनों तरफ है। सुष्मिता जी, मैंने कब इनकी पार्टी के ग्रीवियंस की बात नहीं करी? हमने तो आज डिबेट की शुरुआत यूपी से करी और अभी तक हम यूपी की बात कर रहे थे। बात तो मैंने की नहीं है। कर्नाटका में येडियुरप्पा जी के खिलाफ मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, क्योंकि ये खबरें आती रहती हैं। मैं तो इतना कह रहा हूं, बिल्कुल है, मैं तो आपसे कह रहा हूं, हमने तो डिबेट रखा शुरुआत में, यूपी पर आधा घंटा हो गया बात करते हुए। सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं 10 महीने से वेट कर रहा हूं। का पूरा हक है। हाँ। अगर उनको कोई ग्रीवियंस है वो बिल्कुल है। सुष्मिता जी, आप अगर सुन पा रही हैं, शायद उनके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, इनसे बात नहीं हो पा रही। बहरहाल आपने उनकी बात सुनी, संबित पात्रा जी, उन्होंने कहा झगड़े कहां नहीं है, उनका बचाव भी था, झगड़े कहां नहीं है। आपकी पार्टी में भी उन्होंने कई राज्य गिनवा दिए, उन्होंने गुजरात का जिक्र कर दिया, कर्नाटक का जिक्र कर दिया। उनका कहना यह है कि क्यों कांग्रेस पार्टी के एक आध नेता की बात को उछाला जाता है।
मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कांग्रेस पार्टी से आप लोग सवाल पूछते हैं और उनका जवाब आता है अच्छा ये तो यूपी में भी ऐसा हो रहा है, कर्नाटक में भी ऐसा हो रहा है, मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, राजस्थान। हाँ, राजस्थान के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये ठीक है, ऐसा ही है। किसी मरीज को अगर ट्यूमर हो रखा हो और वो ऑन्को सर्जन अर्थात कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो वो बताता अच्छा आपका तो ये सीटी एमआरआई भी कराया, उसमें तो गड़बड़ आ गया, आपका तो पेट स्कैन भी हो गया, उसमें तो कैंसर आया है, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों आपने फलाने पेशेंट का ऑपरेशन किया क्या? आपने उसका ऑपरेशन किया क्या? उसको केमोथेरेपी दिया क्या? इसको रेडियोथेरेपी दिया क्या? तो हमें क्यों देंगे आप? अब कमाल की बात है, इनके यहां जिस प्रकार की बीमारी हो रखी है, खुद इनके नेता कह रहे हैं कि वी नीड सर्जरी, और कोई छोटा मोटा सर्जरी नहीं, इतना बड़ा सर्जरी चाहिए जान बचाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के नेता का बयान था कि कांग्रेस को सर्जरी की आवश्यकता है, और यहां इनके नेताओं को देखिए किस प्रकार की बात है। और एक तो मैं कल से डिमांड कर रहा हूं, इसको आप लोग भी, मैं तो डिक्शनरी से भी डिमांड करूंगा, ये जो कांग्रेस पार्टी रोज रोज सुबह आके कहती है हमारा आला कमान, हमारा आला कमान, अभी कह रही थी मैडम भी कह रही थी आला कमान, ये काहे का आला कमान? ना तो आला है ना कमान है, ये तो ताला कमान है, ताला कमान, ताला पड़ा हुआ है, आला कमान काहे का आला कमान? इस नोमेनक्लेचर को बदल दीजिए, ये ताला कमान है। और ये ताला कमान कुछ नहीं कर रही है, यहां पर सभी के मन में ग्रीवियांस है। सुष्मिता देव जी, मुझे लगता है वो कटा नहीं है इंटरनेट, वो ऐसे चुपके से काट के चली गई है। सच में भगवान करे जुड़ जाए फिर से। वह तो वो अच्छी महिला है, वो जुड़, मगर मेरे को लगता है वो भी सोच रही होंगी मैं क्या डिफेंड कर रही हूँ, बहुत हो गया, अब कल को फिर हो सकता है मुझे भी बीजेपी का पटका पहनना पड़ सकता है, छोड़ो ना चलो करके काट के वो चुपके से चली गई है। हो गया जितना डिफेंड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो जुड़ेंगे, लेकिन पात्रा साहब, कांग्रेस के नेता एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में कम से कम कोई आदमी खुलकर अपनी बात कह तो सकता है। ऐसे तो वो G23 से ग्रुप बना था, उसमें बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने खुलकर चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने कहा हमारी पार्टी में आजादी है, उसका स्वागत किया गया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सचिन पायलट ने तो खुली बगावत कर दी, अपने विधायकों को लेकर गुड़गांव में आकर बैठ गए, एक रिजॉर्ट में आकर के बैठ गए। आप लोगों पर आरोप लगा कि आप लोगों की शह पर ऐसा हो रहा है, लेकिन उनके खिलाफ भी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहते हैं कि हमारे यहां इसकी स्वतंत्रता है, बीजेपी में ऐसा कहां है? नहीं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की स्वतंत्रता और ज्यादा कांग्रेस में आ जाए। मतलब इतनी स्वतंत्रता आ जाए कि सड़कों पर लाठी लठौवल भी हो, सड़कों पर जूतम पैजरी भी हो, सड़कों पर एकदम सरफुटौवल भी। हमें क्या है, हम तो पवेलियन से बैठ के देखेंगे और डिबेट करने आ जाएंगे, हमारा क्या जा रहा है। अगर उनको लग रहा है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सारा कुछ सड़कों पर होना चाहिए तो बिल्कुल मुबारक हो, और ईश्वर से प्रार्थना है और ज्यादा ऐसा हो। दूसरी बात है, आप देखिए ऑन अ सीरियस नोट, क्लास में हो सकता है क्लास टीचर से कंप्लेंट हो बच्चों का, तो क्या बच्चे वहीं पर धरना पे बैठ जाएंगे, वहीं पे क्लास टीचर का बाल खींचना शुरू कर देंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। वो जाके प्रिंसिपल से कंप्लेंट करते हैं, एक तरीके से कंप्लेंट करते हैं कि मैडम या सर हमारे ये मैथमेटिक्स की टीचर अच्छा से नहीं पढ़ा रही है, आप कुछ करिए। ये इस पर एक तरीका होता है, हर जगह अनुशासन होता है। ये सड़कों पर लड़ने का तरीका डेमोक्रेसी का तरीका नहीं होता है। देखिए, आज सुष्मिता जी ज्वाइन करने वाली है, मुझे उनका फ्रेम नजर आ रहा है। सुष्मिता जी, अगर आवाज आपको, मेरी आवाज मिल रही है अब? जी सुष्मिता जी, आप आवाज सुन पा रही हैं? चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपना कैमरा जो है वो एडजस्ट कर रही है, उनसे हम बात करेंगे। तब तक मुझे डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे कांग्रेस पार्टी की बिहाफ पर संबित पात्रा जी से। अरे कैसे बनेंगे? इस डेविल का एडवोकेट भी कोई नहीं बन सकता है। मतलब कांग्रेस का एडवोकेट बनना बहुत संभव है। सुष्मिता जी, आप हैं लाइन पर? आ गया मैडम, आ गई। चलिए, अच्छा प्लीज उनको फ्रेम में ले। सौरभ जी, कैमरा एडजस्ट हो जाएगा। मैम, आपका कैमरा उसको थोड़ा घुमा दीजिए, फ्रेम सीधा हो जाएगा आपका। यस, 90 डिग्री कर दीजिए, बस अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है जी। मैं थोड़ी देर तक मैं भी कह रहा था कि मुझे डेविल्स एडवोकेट बनकर कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल पूछने पड़ेंगे, मैं वही कर रहा था अभी इनसे। संबित पात्रा जी हंस रहे थे। जी हाँ, मैंने इनसे ये सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी कहती है हमारे यहाँ ये अंदरूनी स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है कि हमारे नेता आवाज उठा सकते हैं, कुछ गलत लगे तो। वो चिट्ठी लिखने वाले 23 नेता भी उसमें आते हैं, उसमें पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, उनको भी मान मनोबल हुआ था, उसमें सचिन पायलट भी आते हैं। तो इनका ये कहना था कि हम तो चाहेंगे कि ऐसी और स्वतंत्रता आपके यहाँ बढ़े, फूट बढ़े और ये सब कुछ सड़कों पर हो। देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बार बार ही कह रही हूँ। संबित पात्रा जी कहते हैं कि सचिन पायलट की बात करने से सुष्मिता जी आदित्यनाथ जी की बात क्यों करती हैं, या वो गुजरात की बात क्यों करती है। मैं सीधी सी एक बात कह रही हूँ, अगर सचिन पायलट जी बड़े नेता हैं,
अगर उनका ग्रीवियंस है वो कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की नैया डूब रही है क्योंकि सचिन पायलट जी बोल रहे हैं, जितिन प्रसाद जी चले गए हैं। आपके वेस्ट बंगाल में भी तो कई सारे लोग अब तृणमूल में वापस जा रहे हैं, तो क्या आपकी नैया डूब नहीं रही? तो आपके कर्नाटका में येड्डूरप्पा की सरकार को येड्डूरप्पा जी के अपने एमएलए भ्रष्टाचार कह रहे हैं। दीज आर इंटरनल प्रॉब्लम्स इन द पार्टी, यू हैव टू सॉल्व इट। इनका समाधान होगा। इसमें कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस बात नहीं, हर पार्टी में देयर आर प्रॉब्लम्स, और एक डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नेता अपने ग्रीवियंसेस को उठा सकते हैं। नहीं, वो उठा सकते हैं, वो ठीक है सुष्मिता जी, वो ठीक है, कुछ हद तक ये स्वस्थ परंपरा भी है। लेकिन आपकी पार्टी और इनकी पार्टी के इस वक्त इंडिया के ग्राफ में काफी अंतर है, तो आप स्वीकार करेंगे, ये तो फैक्चुअल बात है। अब अगर आपके पास जो राज्य हैं उसमें से 2 बड़े प्रदेशों में, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। आपके पास अगर आप बात जी बोलिए, मैं कह रहा हूं आपके पास अभी 3 राज्य हैं मेरे ख्याल से, 3 राज्यों में आपकी सरकार है। अगर उसमें 2 बड़े राज्य जो हैं पंजाब और राजस्थान, दोनों जगह इस किस्म का सरपटौल दिखाई देगा, इस किस्म की अंदरूनी कलह दिखाई देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री को समन करके 3 मेंबर की कमेटी बुलाती है, वो रिपोर्ट आज सबमिट हुई है, वो रिपोर्ट में लिखा गया, वो भी हमको पता चल गया है। नवजोत सिंह सिद्धू तलवार खींचकर बैठे हैं, वो कहते हैं जब आपके जो ऑब्जर्वर्स थे वो मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं कौन से सत्य की बात कर रहे थे, यानी अमरिंदर सिंह असत्य के साथ है। देखिए सौरभ जी, जो बात मैं कहना चाह रही हूं कि अगर पार्टी के अंदर कोई ग्रीवियंस है और कोई किसी कमेटी को बिठाया जाए, उसमें क्या गलती है, उसमें क्या गलत है? मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ। आप बार बार मुझे गिना रहे हैं कि कितने स्टेट्स में बीजेपी है और कितने स्टेट्स में कांग्रेस है। मैं आपको एक बात बता दूं, भूलिएगा मत कि मणिपुर में हमारी मेजोरिटी थी, गोवा में हमारी मेजोरिटी थी, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई है बिकॉज विद अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। हम चुनाव जीते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से सरकार के बाद सरकार गिराती है। अरुणाचल में क्या हुआ, गवर्नर के पोजीशंस का मिसयूज हो रहा है। इसलिए आप बीजेपी के स्टेट्स गिना सकते हैं कि उसके पीछे क्या षड्यंत्र थी, उसको मत भूलिए। मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि बीजेपी के अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज, जो चुनाव को या मैंडेट को या लोगों का जो मत है, जो जनमत होता है, उसके खिलाफ संविधान को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी खरीद के एमएलए को सरकार गिराती है और सरकार बनाती है। अगर आप उसको उस तरह का सरकार बनाने को आप बीजेपी को वाह देना चाहते हैं, उनको शाबाशी देना चाहते हैं, मैं मानती हूं वो एक डेमोक्रेटिक देश के लिए एक बहुत ही खराब प्रेसिडेंट है, एक गलत इतिहास रचा है बीजेपी ने। इसलिए मुझे स्टेट्स मत गिनाइए। नहीं, मैं स्टेट्स गोवा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में हर एक महीने बाद क्या कोशिश करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग गंभीर बात करते हैं, आप भी जानती है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, पात्रा साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा किस तरीके से गोवा की, मणिपुर की, मध्य प्रदेश की सरकारें वो बदली गई हैं। अगर इसके पीछे, मैं तो साफ साफ कहता हूं, मैंने कई बार इस पर लिखा भी है कि इसमें कानून में परिवर्तन कीजिए। आप अभी जो हमारे कानून बने हुए हैं, अगर वो उसमें और संशोधन करके इस प्रकार की सरकारों को गिराने और बनाने के काम को रोका जा सकता है, जो अनैतिक लगता है आपको, तो ऐसा करना चाहिए। इसकी मांग आप कीजिए पार्लियामेंट में। बोलिए संबित पात्रा। मैंने सिर्फ आपको इसलिए ये मुद्दा उठाया कि आप जहां जिस स्टेट में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आप गिना रहे थे, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही थी कि वो लोगों के मत से सरकार नहीं बनी है। चलिए ठीक है, ये अमित शाह जी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का नतीजा। अच्छा ठीक है, बोलिए पात्रा साहब। देखिए, महाराष्ट्र के विषय में तो बताया नहीं किसकी सरकार है वहां पर, वो कैसे बन गई, वो किसकी ट्रिक्स थी, पता नहीं, किसने बताया ही नहीं। महाराष्ट्र में करो तो बल्ले बल्ले, और बाकी सब जगह चले थे ना। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, अभी पूछ रहा हूँ। मतलब महाराष्ट्र में ये करे, मैं तो बीच में नहीं बोला था। हाँ, देखिए, महाराष्ट्र में ये सरकार बना रहे तो बहुत बढ़िया, और बाकी जगह सरकार बने तो बहुत खराब। और सारे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तो गए थे, मणिपुर में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, बाकी राज्यों, मध्य प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं। खैर, उस विषय को छोड़ते मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी इन्होंने कहा कि समाधान होगा, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे कोई जो भी ग्रीवियांस है, उस ग्रीवियांस का समाधान होगा। देखिए, सुष्मिता जी कोई छोटी नेता तो है नहीं, वो अध्यक्षा है महिला मोर्चा की, एक खुद सांसद भी है।
और बहुत बड़े परिवार से भी आती हैं। सोनिया और राहुल जी की नजदीकी भी हैं परिवार के। मैं उनसे जानना चाहता हूं आज इंडिया टीवी के डिबेट पे, सबसे बड़ा समाधान और प्रॉब्लम तो यही है कि आज आपके पार्टी का कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है। G23 में लिखा था वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए, कोट अनकोट वर्किंग प्रेसिडेंट। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये मेन समाधान कब होगा? वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी को कब मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, आपके यहां डेमोक्रेसी इस कदर में है कि अशोक गहलोत जी तो बिल्कुल मीडिया बाइट देके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं सचिन पायलट ये निकम्मा है, नाकारा है और ये अंग्रेजी खाली बोलना जानता है, आता होता तो कुछ है नहीं इसको। ये एग्जैक्ट शब्द थे, आपको याद है कि नकम्मा, नाकारा और अंग्रेजी बोलने वाले, गिटर पिटर करने वाले लोग हैं ये सब। देखिए, तो मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोगों के पार्टी में इतनी डेमोक्रेसी है, उसके बाद भी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे आज आप इस डिबेट में बता के जाइए कि आपका वर्किंग प्रेसिडेंट कब बनेगा। जब प्रेसिडेंट ही नहीं है, ये डिबेट से क्या, ये डिबेट थोड़ी आप चुनाव जीतेंगे। प्रेसिडेंट काम करेगा तभी तो जीतेंगे आप। संबित पात्रा जी, ये प्रेसिडेंट, अच्छा बोलिए सुष्मिता जी, बोलिए। नहीं, आप वर्किंग प्रेसिडेंट पे इतना जोर दे रहे हैं, मुझे वो वीडियो याद आ रहा है, जल्दी बना दीजिए। इसमें प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी आपके पार्टी के दफ्तर के छत पे जा रहे हैं और अमित शाह जी जेपी नड्डा को ऐसे पीछे धक्का मारते हैं। ये तो आपके अध्यक्ष की हालत है, पूरे देश ने देखा है। इसलिए नॉमेनक्लेचर, कौन प्रेसिडेंट है, कौन वर्किंग प्रेसिडेंट है, कौन इंटरिम प्रेसिडेंट है और कौन प्रेसिडेंट है जिसको धक्का दे देते हैं अमित शाह जी की पीछे हट, नरेंद्र मोदी जी आगे जा रहे हैं, उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगले कुछ महीनों में कई सारे प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है। और संबित पात्रा जी, मैं आपको बता दूं, आप कोरोना में कितना फील्ड में गए हैं मुझे नहीं पता, देश के लोग आपकी सरकार से, हमारी सरकार से नाराज हैं। जो बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए हैं, जो वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं मिला है, उस पर आपका कोई समाधान नहीं है। आप लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट को लेकर आपको जितनी चिंता है, अगर देश की जनता के लिए आपको इतनी चिंता होती तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। ठीक है, आप लोग अहंकार में डूबे हुए हैं। लाशों की जवाब ले लूं मैं आपकी बात का, लाशों की ढेर में बैठी है मोदी सरकार। अच्छा, मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाया। सुष्मिता जी जवाब ले, उस पर आप टिप्पणी करें, उस पर आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सौरभ जी, ये वर्किंग प्रेसिडेंट टर्म मैंने नहीं इजाद किया है, ये वर्किंग प्रेसिडेंट G23 ने अपने चिट्ठी पे लिखा था और सारे G23 वाले कांग्रेस के ही नेता हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो, ये सब G23 उन्हीं के हैं। ये वर्किंग प्रेसिडेंट उन्होंने ही लिखा था और अभी भी वो चिट्ठी है, पब्लिक डोमेन में कोई भी देख सकता है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा लोग तो सारे हमसे नाराज हैं। देखिए सौरभ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सारी जनता हमसे नाराज, सब कुछ हमारा खराब हो रहा है, फिर भी इनका संगठन क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? लोग तो सारे जाके कांग्रेस में ज्वाइन कर जाने चाहिए कि देखो बल्ले बल्ले तो कांग्रेस का होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के तो सब लोग नाराज हैं, बीजेपी से तो कोई खुश नहीं है। मगर उल्टा हो रहा है, इनके जो कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, इनके महासचिव, यूपी के ही महासचिव इत्यादि सब छोड़ के हमारे पार्टी में आ रहे हैं। आप बताइए, ये मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब आप सोचिए जरा, आप कुछ भी बोलते रहिए वो अलग विषय है, जो ग्राउंड का यथार्थ है, जो रियलिटी है, वो आज क्या है? वो आज यही है कि लोग कांग्रेस के नेतृत्व विहीन नौका पे कोई भी सवाल नहीं होना चाहता है। उनका छोड़िए वर्किंग प्रेसिडेंट यूज नहीं करता, मैं तो बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कब बनेगा? और सुष्मिता जी प्लीज राहुल जी को बना तो दीजिए प्रेसिडेंट। राहुल जी वैसे प्रेसिडेंट के काबिल तो है ना? सुष्मिता जी, आप तो मानती है ना कि वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं या नहीं मानती है? संबित पात्रा जी को आप 1 घंटा बुलवा लीजिए, कांग्रेस पे बोल लेंगे, पर कोरोना के लिए मोदी ने जो बेड़ा गर्क किया है देश का, उस पे वो एक शब्द नहीं बोले। आज का डिबेट तो कांग्रेस और बीजेपी का ही है। गंगा की नदी में जो लाशें बह रही थी उस पर कुछ नहीं बोले संबित पात्रा। दीदी वो आप तो बता दीजिए, राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनने लायक है या नहीं, ये तो बता दीजिए। आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, देश की जनता ने मैं क्या छोड़ूंगा, देश ही छोड़ देगी कांग्रेस को, छोड़ है मोदी जी पे भरोसा करके, और आपने विश्वासघात किया देश के साथ। आपको सुष्मिता जी, आप सौरभ जी से पूछिए, हर दिन हम लोग कोरोना पे डिबेट करते थे, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव और एक्सोडस ऑफ कांग्रेस के ऊपर डिबेट है, इसलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। सब कुछ नहीं होता,
इलेक्शन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सब कुछ नहीं होता। राहुल जी को प्रेसिडेंट अच्छा, क्या आरोप क्या है सुष्मिता जी? आपका आरोप क्या है सुष्मिता जी? आपका आरोप क्या है कि आपका आरोप है कि ये केवल चुनावों के बारे में सोचते हैं? एक मिनट सुष्मिता जी, आपका आरोप क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट, उस मौत के लिए जो हत्या के बराबर है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कोरोना पर हम लोग पिछले 3 महीनों में रोजाना हम लोग कोरोना की बात करते थे। इस वक्त जो कुछ सियासी दुनिया में हो रहा है उसकी भी चर्चा कभी कभी की जाती है, इसलिए आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। कोरोना पर बात क्यों ऐसा, ये तो मैं नहीं, आपकी बात से सहमत नहीं हूं। और ये भी रोजाना ही आते थे, सभी चैनलों पर बात होती थी। आज एक राजनीतिक विषय, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। अभी आपने जो कहा, मैं आपका आरोप समझना चाहता हूं। आपने बार बार कहा कि ये लोग इन विषयों पर नहीं बोलते हैं, इनको केवल पॉलिटिक्स सूझती है। तो क्या इनको चुनावी राजनीति के बारे में नहीं सोचना चाहिए? 6 महीने में चुनाव है, आपने खुद बोला अगले साल 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या उसके लिए तैयारी नहीं करेगी? नहीं सौरभ जी, हम जो तैयारी कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं। वो संबित पात्रा जी को मुझे रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है। I don't have to, और हमारे पार्टी में हम अपने कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव कब करेंगे वो संबित पात्रा जी को मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जल्दी कर दीजिए प्लीज, राहुल गांधी को बना दीजिए, बस ये तो रिक्वेस्ट है आपसे। अगर कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने जो हमने निर्णय लिया है वो हमारा इंटरनल मैटर है, उससे संबित पात्रा जी का क्या लेना देना? चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ संबित जी, आपको कांग्रेस पार्टी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कौन वर्किंग प्रेसिडेंट बनेगा? राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये जानना चाह रही है वो? नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। देखिए, मैं लड़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो हिंदुस्तान की जनता की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं। सब लोग कह रहे हैं कि प्लीज राहुल जी को बना दीजिए। सुष्मिता जी, आप नाराज मत होइए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या राहुल जी प्रेसिडेंट बनने लायक हैं या नहीं है, आपने इसका जवाब नहीं दिया। अब राहुल जी फोन करके पूछेंगे सुष्मिता जी आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आप बोल तो दीजिए बना रहे हैं उनको या उनको नहीं बनाएंगे, वो उस काबिल है तो या नहीं है, ये जवाब दे दीजिए। संबित जी, this is a serious political debate. You can sound comical, but Rahul Gandhi, please make him the president, make it more serious. बनेंगे नहीं तो कैसे? पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है तो सीरियस कैसे? वो हमारे पार्टी का इंटरनल मैटर है और मुझे आपको जवाब देने की सौरभ जी, आप खुल के हंस सकते हैं, हंसी दबा के मत बैठिए, इससे प्रधानमंत्री की जो विफलता है उसका जवाब आपको जनता को देनी चाहिए। इट इज वेरी सिंपल। आप हंस सकते हैं, आप इस पर हंस सकते हैं। सुष्मिता जी, आप सौरभ जी से पूछिए। चलिए ठीक है, विषयों पे डिबेट करते थे, हर दिन इन विषयों पे आके बात करते थे। आज का जो टॉपिक है मैं टॉपिक पे स्टिक कर रहा हूं, टॉपिक पे ही बात कर रहा हूं। क्वेश्चन करते हैं, आज तक राहुल जी ने जो भी सजेशंस प्रधानमंत्री के करने से पहले दिए, प्रधानमंत्री को वो मानना पड़ा है कोरोना पर। ठीक है, एक देश का प्रधानमंत्री इसने वैक्सीनेशन पर तैयारी नहीं की, शर्म आनी चाहिए कि लोग अस्पताल से वापस अभी मौका तो दीजिए, मैं शर्मा पे जाऊंगा प्लीज सौरभ जी। कोर्ट ने बनाया, ठीक है। राहुल गांधी, ये तो कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं, जगह जगह कहते हैं कि राहुल जी पहले बताते रहे, वो अगर प्रधानमंत्री कर लेते तो हालात खराब नहीं होते देश में कोरोना के, और अंत में करते वही हैं जो राहुल गांधी सुझाते हैं। अब जरा सुन लीजिए, मेरे को हाथ जोड़ के निवेदन है सुष्मिता जी से। सुष्मिता जी प्लीज हाथ जोड़ के आप सुन लीजिए, आप एक अच्छी प्रवक्ता है, सुन लीजिए। देखिए, मैंने दो बार कहा है, आज फिर से रिपीट कर देता हूं। एक टिटिहरी चिड़िया होती है, वो पैर ऊपर करके सोती है। उस टिटिहरी चिड़िया को लगता है कि अगर पैर ऊपर करके नहीं सोएगी तो आसमान जो है धरती पे गिर जाएगा। मुझे माफ करिएगा, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बना दिया जैसे वो टिटिहरी चिड़िया, वो ट्वीट नहीं करेंगे तो इंडिया चलेगा ही नहीं। वो ट्वीट करते हैं तभी सब कुछ होता है, वो ट्वीट करते हैं तभी इकोनॉमी चलती है, वो ट्वीट करते हैं तो किसान खेती करता है, वो ट्वीट करते हैं तो वैक्सीन लगती है। ऐसा नहीं है। भगवान के लिए टिटिहरी चिड़िया मत बनिए। आप उनको प्रेसिडेंट बनाइए, आप उनको चुनाव लड़ाइए फिर से अमेठी में, आप उनको आगे बढ़ाने की कोई। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे डिबेट हो रहा है, क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाएंगे? क्या अमेठी में वो कैंपेन करेंगे? ये हम जानना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? इसमें आपको शक क्यों है? जवाब तो दे दीजिए। इसमें आपको शक क्यों है कि राहुल गांधी यूपी जाएंगे? अब मैं पूछ तो रहा हूं, अब सुष्मिता जी से पूछ लीजिए, वो अमेठी जाके कैंपेन करेंगे कि नहीं? अभी सुष्मिता जी जवाब दे देंगी, फिर वो बोलेंगी संबित जी को क्या है, इससे क्या लेना देना है। चाहती हूँ मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन लिए दाढ़ी उगाई, अब आप उत्तर प्रदेश दाढ़ी उगाई और बाकी स्टेट्स के ये कोई पौधा है क्या? दाढ़ी इतना लंबा कर लिया वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के लिए, अगला नाटक मोदी जी क्या करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, ये मैं जानना चाहती हूँ। दाढ़ी भी उगा ली, कोई फायदा नहीं हुआ।
रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ और थे, बहुत बड़ी हस्ती। कोई बात नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी हैं, टैगोर जी हैं। मैं तो ये कोई बात नहीं, आप मोदी जी को तो गाली देते रहते थे, गाली देते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे ही, कैंपेन भी करेंगे और जिता के भी लाएंगे। समय इतना ही था। संबित पात्रा जी, प्रेसिडेंट प्लीज। सुष्मिता देव जी, संबित पात्रा जी, आप दोनों का मुझे धन्यवाद करना पड़ेगा। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, चर्चा हुई देश के सियासी हालात पर, देश की चुनावी राजनीति पर। आप दोनों ने साथ दिया कुरुक्षेत्र में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तस्वीर आपको दिखाते चले, थोड़ी देर पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह के बीच भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी, उसकी ये तस्वीर है जो अब सामने आई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।